सरगुजा संभाग में कोरिया जिला और सूरजपुर जिला के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग सरगुजा संभाग के अंतर्गत बलरामपुर जिले की बात करेंगे। बलरामपुर जिला, इससे पहले बलरामपुर जिले की बात करें, हम लोग बेसिक जान लें कि बलरामपुर जिला कब अस्तित्व में आया। तो अगर अस्तित्व की बात करें, गठन की बात करें, तो बलरामपुर जिला का गठन 2012 में हुआ। 2012 में गठन हुआ। बलरामपुर जिले का गठन 2012 में हुआ। और अगर मातृ जिला की अगर बात करें तो बलरामपुर जिले की मातृ जिला है सरगुजा जिला। सरगुजा जिला कहने का मतलब कि बलरामपुर जिला 2012 में अस्तित्व में आया, मगर किससे अलग होके? सरगुजा जिला से अलग होके। तो बलरामपुर जिले की अगर मातृ जिला की बात करें तो सरगुजा जिला बलरामपुर जिले का मातृ जिला है। इस तरह आगे देखें तो बलरामपुर जिला अपने समीपवर्ती किन किन जिलों को टच करती है। समीपवर्ती जिले की बात करें तो बलरामपुर जिला अपने समीपवर्ती सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर, इन तीन जिलों की सीमा रेखा को बलरामपुर जिला स्पर्श करती है, जिसमें सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर है। वैसे ही अगर समीपवर्ती राज्य की बात करें तो बलरामपुर जिला अपने समीपवर्ती 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। बलरामपुर जिला अपने समीपवर्ती 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा झारखंड है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 2 जिले हैं जो अपने समीपवर्ती 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ऐसे सिर्फ 2 जिले हैं जो अपने समीपवर्ती 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। पहला सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिला और दूसरा बस्तर संभाग में सुकमा जिला, जो अपने समीपवर्ती 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी तरह हमने जाना कि बलरामपुर जिले का गठन 2012 में हुआ। मातृ जिला सरगुजा है और समीपवर्ती जिले की बात करें तो सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर है। वैसे ही समीपवर्ती राज्य 3 मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अगर विधानसभा सीट की बात करें तो बलरामपुर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 2 है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जिसमें से सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीट और सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिले में 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक सामरी प्रदेश और दूसरा रामानुजगंज है। रामानुजगंज है और ये दोनों एसटी रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा से, सामरी प्रदेश और रामानुजगंज। इस तरह से बलरामपुर जिले की बेसिक जानकारी है। आगे आइए देखते हैं हम लोग बलरामपुर जिले के बारे में विस्तृत अध्ययन मैप के थ्रू। विस्तृत अध्ययन के लिए हम सबसे पहले मैप के थ्रू बलरामपुर जिले को जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैप देखें हम लोग तो बलरामपुर जिला कुछ इस तरह से अवस्थित है। एग्जैक्टली ऐसा ना हो, बट इस तरह से बलरामपुर जिला हमें दिखाई देगा, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो बलरामपुर जिले से एक नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉस होती है। एक नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 343 बलरामपुर जिले से क्रॉस होती है। आगे जाएं इसी नेशनल हाईवे में तो हमें रामपुर मिलेगा। आगे जाएं
तो बलरामपुर मिलेगा। वैसे ही आगे बढ़े तो तातापानी, इसी तरह रामानुजगंज और वाड्रफनगर बलरामपुर जिले में। साउथ ईस्ट की बात करें तो शंकरगढ़, कुसमी, सेमरसूत अभयारण्य, इसी तरह कुसमी तहसील के अंतर्गत ही हमारा सामरी पाट प्रदेश है, विस्तृत है। सामरी पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश। और एक पुरातात्विक स्थल की बात करें तो डीपाडी बलरामपुर जिले में ही अवस्थित है। हमने देखा सामरी पाट प्रदेश, इसी सामरी पाट प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जमीर पाट प्रदेश, जमीर पाट प्रदेश स्थित है। जमीर पाट प्रदेश स्थित है। अगर नदियों की बात करें तो बलरामपुर जिले से प्रमुख रूप से एक नदी क्रॉस होती है, जो कि सोन नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और इस नदी का नाम है कन्हार नदी। कन्हार नदी प्रमुख रूप से बलरामपुर जिले से एक नदी क्रॉस होती है, कन्हार नदी। अब 1 बाय 1 हम लोग अगर देखें, डिटेल में जानना चाहें तो बलरामपुर जिले से एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 343 क्रॉस करती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 353 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 110 किलोमीटर एक राष्ट्रीय राजमार्ग 343 जो कि अंबिकापुर, सरगुजा जिले के अंबिकापुर से होते हुए बलरामपुर से क्रॉस करती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 110 किलोमीटर। इसी तरह आगे बढ़े तो रामपुर तहसील पड़ेगा, और आगे जाएं तो बलरामपुर जिला मुख्यालय है। बलरामपुर जिले का जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। इसी तरह जगहों में और आगे बढ़े तो हमें एक जगह मिलेगा तातापानी। तातापानी, अगर तातापानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तातापानी गर्म पानी का एक स्रोत है, गर्म पानी का एक स्रोत है, गर्म पानी का एक कुंड है, जिसके चलते यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट है, जियोथर्मल प्लांट है। एक पिकनिक स्पॉट है। तातापानी में गर्म पानी का एक कुंड है, स्रोत है, जहाँ जियोथर्मल प्लांट है, और यही तातापानी एक पिकनिक स्पॉट भी है। और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से चर्म रोग नहीं होते, चर्म रोग नहीं होते। इसी तरह यहाँ मान्यता है स्थानीय लोगों की कि तातापानी के गर्म पानी के कुंड से स्नान करने से चर्म रोग नहीं होते। जियोथर्मल प्लांट है, गर्म पानी का स्रोत है, और तातापानी एक पिकनिक स्पॉट भी है। इसी तरह आगे बढ़े हम लोग तो हमें एक शंकरगढ़ और कुसमी तहसील मिलेगा। तो शंकरगढ़ और कुसमी तहसील में कुसमी तहसील के अंतर्गत जो कि सामरी पाट प्रदेश है, सामरी पाट प्रदेश है, सामरी पाट प्रदेश है, जो कुसमी तहसील के अंतर्गत विस्तृत है। यही सामरी पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है।
और बात करें ऊंचे पहाड़ प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी इसी पहाड़ प्रदेश में स्थित है। और गौरलाटा की चोटी जिसकी लंबाई 12-25 मीटर है। सामरी पहाड़ प्रदेश कुसमी तहसील के अंतर्गत विस्तृत है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश है। और इसी ऊंचे पहाड़ प्रदेश में गौरलाटा की चोटी स्थित है और इसकी ऊंचाई 12-25 मीटर है। आपका ध्यान इस तरह से केंद्रित करना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंटली आयोग के द्वारा और व्यापम के द्वारा भी कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश कौन। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश है सामरी पहाड़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी। ऊंचाई की बात करें तो 12-25 मीटर। कई बार पूछा गया है कि गौरलाटा की चोटी किस पहाड़ प्रदेश में अवस्थित है, तो सामरी पहाड़ प्रदेश में अवस्थित है। इस तरह से हमने कुसमी तहसील के अंतर्गत सामरी पहाड़ प्रदेश को देखा। उसी तरह एक जगह देखें हम लोग डीपाडीह। यह एक पुरातात्विक स्थल है। डीपाडीह एक पुरातात्विक स्थल है जहां पे प्राचीन मंदिरों के समूह मिले हैं, जहां हमें प्राचीन मंदिरों के समूह मिले हैं। और इस प्राचीन मंदिरों के समूह की बात करें तो हमें प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति, साथ ही पंचायतन मंदिर, सामंत सरना मंदिर और चामुंडा मंदिर के समूह मिले हैं। जिसमें से पहला बात करें तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति मिली है। साथ ही पंचायतन मंदिर, इसी पंचायतन मंदिर, सामंत सरना मंदिर, इसी सामंत सरना मंदिर में शंकर भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति मिली है। और साथ ही चामुंडा मंदिर भी मिला है। इस तरह से हमने देखा कि डीपाडीह एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिले में अवस्थित है। और साथ ही डीपाडीह की बात करें तो डीपाडीह में हमें प्राचीन मंदिरों के समूह मिले हैं। इसी प्राचीन मंदिरों के समूह में ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति, पंचायतन मंदिर, सामंत सरना का मंदिर, यही सामंत सरना के मंदिर में शंकर भगवान का चतुर्भुजी मूर्ति और चामुंडा मंदिर मिला है। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 देखा कि बलरामपुर जिले का जिला मुख्यालय बलरामपुर है। आगे गए तो तातापानी गर्म पानी का एक स्रोत है, जियोथर्मल प्लांट है और एक पिकनिक स्पॉट भी है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस पानी से, गर्म पानी के कुंड से स्नान करने से चर्म रोग नहीं होते। इसी तरह आगे बढ़े तो हमें कुसमी तहसील के अंतर्गत सामरी पहाड़ प्रदेश है। सामरी पहाड़ प्रदेश कुसमी तहसील में ही विस्तृत है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश है। इसी तरह ऊंचा पहाड़ प्रदेश होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 12-25 मीटर है, सामरी पहाड़ प्रदेश में स्थित है। इसी तरह और आगे गए तो हमें डीपाडीह, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है और एक प्राचीन मंदिरों के समूह यहाँ से हमें मिले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति, पंचायतन मंदिर, सामंत सरना मंदिर में शंकर भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति और साथ ही हमें चामुंडा मंदिर मिला है। इसी तरह आइए और आगे हम लोग देखें।
हमने बलरामपुर, तातापानी, कुसमी सब तहसील के अंतर्गत सामरी पाट प्रदेश देखा, डीपा डीही देखा। इसी तरह और आगे बढ़े हमें तो एक हमें अभ्यारण्य मिलेगा जो कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत है, सेमरसोत अभ्यारण्य। सेमरसोत अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, कुल 11 अभ्यारण्य है, मगर बलरामपुर जिले में हमें एक सेमरसोत अभ्यारण्य है। सेमरसोत अभ्यारण्य जिसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई, सेमरसोत अभ्यारण्य की। और क्षेत्रफल वाइज इसका एरिया देखें तो 430 वर्ग किलोमीटर एरिया में सेमरसोत अभ्यारण्य फैला हुआ है, सेमरसोत अभ्यारण्य फैला हुआ है। और सर्वाधिक मात्रा में जानवर की बात करें तो यहाँ पे हमें नीलगाय हमें मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में हमें यहाँ नीलगाय मिलता है। तो अभ्यारण्य सेमरसोत अभ्यारण्य जिसका एरिया 430 वर्ग किलोमीटर एरिया, 1978 में स्थापित, और सर्वाधिक रूप से हमें नीलगाय प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, जिसमें से एक सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर जिले में अवस्थित है। इसी तरह ही आगे बढ़े हम लोग तो बलरामपुर जिले में हम अगर नदियों की बात करें तो प्रमुख रूप से एक नदी है कन्हार नदी। कन्हार नदी, नदियां अगर देखें तो बलरामपुर जिले में प्रमुख रूप से कन्हार नदी, कन्हार नदी। इस नदी का उद्गम अगर देखें, कन्हार नदी का उद्गम तो पंडरापाट, बगीचा तहसील जसपुर जिला के अंतर्गत बखोना की चोटी से है, बखोना की चोटी। कन्हार नदी का उद्गम देखें तो जसपुर जिले के अंतर्गत पंडरापाट बगीचा तहसील में बखोना की चोटी से इसका उद्गम है कन्हार नदी का। अगर लंबाई की बात करें तो 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कन्हार नदी की लंबाई की बात करें तो 115 किलोमीटर, उद्गम पंडरापाट बखोना की चोटी बगीचा तहसील जसपुर जिले से है। इसी तरह कन्हार नदी जसपुर जिले से होते हुए बलरामपुर जिले में क्रॉस करती है और कन्हार नदी छत्तीसगढ़ व झारखंड के बीच सीमा रेखा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा के बीच सीमा रेखा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगर बात करें कन्हार नदी तो कन्हार नदी सोन नदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है, जो कि सोन नदी छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी अपोहा तंत्र है। तो हमने कन्हार नदी के बारे में देखा, इसकी लंबाई देखे, उद्गम देखा। अगर सहायक नदियों की बात करें तो कन्हार नदी की सहायक नदियों में प्रमुख रूप से चनान नदी, पेंजन नदी, सिंदूर नदी और गलफुआ नदी है। चनान नदी, पेंजन नदी। सहायक नदियों की बात करें तो चनान नदी, पेंजन नदी, सिंदूर नदी और गलफुआ नदी। प्रमुख रूप से सहायक नदी देखें तो चनान नदी, पेंजन नदी, सिंदूर नदी और गलफुआ नदी कन्हार नदी की सहायक नदियां हैं। इन्हीं नदियों में अगर अब नदी के साथ अगर बात करें जलप्रपात की तो प्रमुख रूप से कन्हार नदी में जलप्रपात की बात करें, आगे मैं
थोड़ा मिटा लूं। अगर जलप्रपात की बात करें, जल प्रपात की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात और दूसरा पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात। प्रमुख रूप से जब बलरामपुर जिले में जलप्रपात की बात करें तो कोठली जलप्रपात कन्हार नदी में, पवई जलप्रपात चनान नदी पे है और साथ ही साथ अन्य जलप्रपात की बात करें तो बलरामपुर जिले में हमें भेड़िया जलप्रपात, भेड़िया जलप्रपात, साथ ही झरिया जलप्रपात, झरिया जलप्रपात और वेनगंगा जलप्रपात मिलेंगे, वेनगंगा जलप्रपात। हमने नदियां देखा कि प्रमुख रूप से कन्हार नदी और उनकी सहायक नदियों में चनान नदी, पेंजन नदी, सिंदूर नदी और गल्फुआ नदी है। नदियों के बाद जलप्रपात की बात करें तो कोठली जलप्रपात हमें कन्हार नदी पे, पवई जलप्रपात चनान नदी पे और अन्य जलप्रपात की बात करें तो भेड़िया जलप्रपात, झरिया जलप्रपात और वेनगंगा जलप्रपात हमें बलरामपुर जिले में मिलेंगे। इसी तरह आगे बढ़े हम लोग तो बलरामपुर जिले में खनिज की दृष्टि से अगर बात करें, बलरामपुर जिले में खनिज की दृष्टि से अगर बात करें तो हमें खनिज की दृष्टि से अगर बात करें तो हमें कोयला और बॉक्साइट प्राप्त होता है। कोयले की अगर बात करें तो शंकरगढ़, शंकरगढ़ और तातापानी, शंकरगढ़ और तातापानी में हमें खनिज की दृष्टि से बलरामपुर जिले में कोयला की प्राप्ति और साथ ही बॉक्साइट की अगर बात करें, बॉक्साइट की बात करें तो बलरामपुर जिले में बॉक्साइट सामरी पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश, जमीर पाट प्रदेश, झरिया, टाटी झरिया, इन क्षेत्रों में हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। जमीर पाट प्रदेश में बॉक्साइट और जमीर पाट प्रदेश सामरी पाट प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित जमीर पाट प्रदेश में बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा पाए जाने के कारण इसे बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है, बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से बॉक्साइट में हमने देखा कि सामरी पाट प्रदेश, जमीर पाट प्रदेश और टाटी झरिया में हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अगर बॉक्साइट के बारे में थोड़ा सा और जाने तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 40% से भी अधिक होती है। बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रेप चट्टानों में पाई जाती है, एक एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है और इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा 40% से अधिक होती है। इसी तरह हमने बलरामपुर जिले में 1 बाय 1 हर चीजों के बारे में जाना। अब लास्ट में हम लोग देखें कि बलरामपुर जिले में अगर पर्यटन स्थल की बात करें, पर्यटन स्थल की बात करें बलरामपुर जिले में तो प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल की बात करें, पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो बलरामपुर जिले में सबसे पहला आरा पहाड़ की गुफा, आरा पहाड़ की गुफा, अर्जुनगढ़ की गुफा, अर्जुनगढ़ की गुफा और साथ ही भेड़िया पत्थर है। बलरामपुर जिले में पर्यटन स्थल की बात करें तो आरा पहाड़ की गुफा, अर्जुनगढ़ की गुफा और आरा पहाड़, भेड़िया पत्थर प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल के रूप में स्थित है। इस तरह से हमने मैप के थ्रू बलरामपुर जिले के बारे में विस्तृत अध्ययन देखा। अगर यह